वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एक सिग्नल को किस तरीके से डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम सिग्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिग्नल्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके किस तरीके से डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है और डायरेक्टली ग्राफिकली किस तरीके से हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन गलतियां जो इंटीग्रेशन में करते हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है मगर कई बार उसमें हम गलती करते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों टाइप के सिग्नल्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखा जाएगा आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मैथमेटिक टर्म्स में अगर बोला जाए तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी भी फंक्शन का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उस फंक्शन का स्लोप क्या है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमारे चार इंपॉर्टेंट सिग्नल यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक फंक्शन, इनके बीच का रिलेशनशिप हम देख चुके थे कि अगर मैं डेल्टा को इंटीग्रेट करूं तो यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करूं तो रैंप को इंटीग्रेट करूं तो पैराबोला, एंड वाइस वर्सा, दैट इज पैराबोला को डिफरेंशिएट करूं तो रैंप को डिफरेंशिएट करूं तो यूनिट स्टेप और यूनिट स्टेप को डिफरेंशिएट करूं तो डेल्टा फंक्शन होता है। ये रिलेशनशिप इनके बीच में होती है हमारे सिग्नल्स की, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। तो अभी जो डिफरेंशिएशन है इसको कुछ सिग्नल्स पे परफॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट लाया जा सकता है, इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो राइट नाउ आपके सामने समझाने के लिए मैंने एक सिग्नल दिया है। ये जो सिग्नल है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, मगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक इसकी वैल्यू जीरो है। जीरो के बाद एक रैंप सिग्नल है और उसके बाद आपका कांस्टेंट वैल्यू 4 के बराबर हो रहा है, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो ग्राफिकली और दूसरा मैथमेटिकली। मैथमेटिकली जो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में आएगा और वापस उसे ग्राफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे सबसे पहले इस ग्राफ को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर उस डेरिवेटिव को वापस से ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। तो अभी समझाने के लिए मैं दोनों प्रोसेस फॉलो करूंगा, मगर आप कोशिश करोगे कि ग्राफिकली ही किसी भी सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है। अपने को सिग्नल एंड सिस्टम की बात कर रहा हूं उसमें। तो चलिए जरा इसको पहले मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गया। जीरो के बाद एक रैंप आया और रैंप का स्लोप क्या है? y की वैल्यू हम देख सकते हैं, y की वैल्यू 4 इंक्रीमेंट हो रही है और x की वैल्यू 2 है, तो इसका जो स्लोप हो रहा है स्लोप 2 के बराबर हो रहा है। इसके पहले इनिशियली स्लोप हमारा 0 के बराबर था। तो ये जो रैंप है इसका आपका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स r ऑफ t। r ऑफ t स्टैंड्स फॉर रैंप, और क्योंकि t इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम देख रहे हैं 2 पे पहुंच के इसका जो स्लोप है वो चेंज हो जा रहा है। 2 से कन्वर्ट होके इसका स्लोप 0 हो जा रहा है, बिल्कुल आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0। यानी फिर से स्लोप चेंज हो रहा है, यानी एक और रैंप का यूज किया गया है, और उस रैंप का स्लोप कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 2, दैट इज माइनस टू टाइम्स। और वो रैंप कहाँ पे है? तो वो रैंप t इक्वल टू 2 पे है, तो इसीलिए हम टाइम शिफ्टिंग भी यूज करेंगे, -2 टाइम्स r ऑफ t -2। तो इस सिग्नल को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था किसी भी मैथमेटिकली सिग्नल को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स r ऑफ t का डिफरेंशिएशन हो गया यूनिट स्टेप u ऑफ t माइनस में 2 टाइम्स r का फिर से यूनिट, सो u ऑफ t -2। तो हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया। अब ये बताओ ये जो डिफरेंशिएटेड कर्व आया है ये किस तरीके का दिखेगा? तो इसे ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 टाइम्स u ऑफ t प्लॉट करते हैं।
अगर मैं 2 टाइम्स यू ऑफ टी प्लॉट करूंगा तो वो आपका टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स यू ऑफ टी। अब मैं 2 टाइम्स यू ऑफ टी माइनस 2 प्लॉट करना चाहता हूँ। अगर 2 टाइम्स यू ऑफ टी माइनस 2 प्लॉट करूंगा तो वो आपका 2 पे जाएगा, शिफ्टेड वर्जन होगा, और उसकी भी जो एम्पलीट्यूड होगी वो भी 2 के बराबर ही होगी। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को 2ut में से 2 टाइम्स यू ऑफ टी माइनस 2 को घटा देना है। तो मैं देख रहा हूं 2 के बाद, क्योंकि 2ut का और 2ut माइनस 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा, अगर हम देखें तो हमारा नेट रिजल्ट बस ये पोर्शन बचेगा, यानी आउटपुट जो दिखेगा हमें वो आपका 0 से 2 के बीच में, जो डिफरेंशिएशन का आउटपुट होगा 0 से 2 के बीच में होगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा रेक्टेंगल का वो आपका 2 के बराबर होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली कर लिया। अब जरा ग्राफिकली करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकली किस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो यहाँ भी आपका 0 ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंज करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जैसे ही हमारा रैंप आता है तो हम जानते हैं रैंप का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूनिट स्टेप होता है, और जो भी स्लोप होगा रैंप का वो आपके यूनिट स्टेप का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं रैंप 0 पे आ रहा है और उसका स्लोप 2 के बराबर है, तो 0 पे हमारा एक यूनिट स्टेप चालू होगा, और यूनिट स्टेप की जो एम्पलीट्यूड होगी वो आपकी 2 के बराबर होगी। अब ये कहां तक जाएगा, जहां तक अगला फंक्शन न आए, अगला सिग्नल न आए। तो अगला कोई भी सिग्नल हमारा t इक्वल टू 2 तक में कुछ भी चेंजेज नहीं आ रहा है, तो t इक्वल टू 2 तक में हम एज इट इज जाएंगे। जैसे ही t इक्वल टू 2 पे पहुंचे, हमने देखा कि एक और रैंप आया, और इस रैंप का स्लोप कितना हुआ, 0 माइनस 2 के बराबर। अगर आप सोचो तो 0 माइनस 2 एक और रैंप आया है, और उस रैंप का स्लोप आया है -2। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो आपका एक रैंप आया है, जैसा हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से लगाया था। मगर अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो क्या हो रहा है, अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो 0 से 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कुछ इक्वेशन 2t के टर्म्स में आएगा, उसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, इसीलिए हमने एक 2 का स्ट्रेट लाइन बना दिया। और 2 के बाद हमारा एक लाइन है जिसकी वैल्यू 4 के बराबर है और कुछ नहीं, और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो क्योंकि हम ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफिकली हम जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन करने के लिए एक पॉइंट ध्यान में रखिए, पहले सेगमेंट बाय सेगमेंट उसको सॉल्व कर लीजिए और बाद में लाइंस को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप देख लीजिए आपका जो ग्राफ बन रहा है फिर से वही बन रहा है 0 से 2 के बीच में विथ एम्पलीट्यूड 2। तो काफी आसानी से ग्राफिकली आप इन सिग्नल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने गिवन है और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए ट्राई कीजिए डिफरेंशिएट करके, और जो इक्वेशन आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टाइप का इक्वेशन आ रहा है आपके पास। 1 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब अगर मैं इस सिग्नल को पहले ग्राफिकली सॉल्व करता हूं तो -इन्फिनिटी से 0 तक तो कुछ नहीं है। जैसे ही मैं 0 पे आया मैंने एक सडन जंप देखा,
और सडन जंप का जो एम्पलीट्यूड है वो कितने के बराबर है, तो 4 के बराबर है। यानी एक यूनिट स्टेप आएगा जिसका एम्पलीट्यूड 4 के बराबर आएगा। तो यूनिट स्टेप का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है डेल्टा फंक्शन। तो आप क्या करोगे, t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर की तरफ जंप है इसीलिए आपका एक इम्पल्स आएगा और इस इम्पल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 0 से लेके 2 के बीच में तो वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप 0 के बराबर है, इसीलिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी 0 आ गई। और जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा वापस से एक सडन जंप देखा मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, और ये जो सडन जंप है वो नीचे की तरफ आया है और यहाँ भी आपका जो ट्रांसफर हो रहा है वो 4 यूनिट का हो रहा है। यानी 2 पे हमारा एक और इम्पल्स आएगा, मगर ये जो इम्पल्स होगा ये नीचे की तरफ बनेगा और इसकी एरिया जो हो जाएगी वो -4 के बराबर नीचे की तरफ होगी। तो ये आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैथमेटिकली लिखूं तो सबसे पहले ये इक्वेशन हो जाता है u ऑफ t 4 टाइम्स u ऑफ t माइनस 4 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2 के बराबर। और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 4 टाइम्स डेल्टा t माइनस 4 टाइम्स डेल्टा t माइनस 2 के बराबर, जो कि यही कर्व है। तो आप चाहो तो मैथमेटिकली जाओ, चाहो तो ग्राफिकली जाओ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, इस बार उल्टा ट्राइंगल आपके सामने मैंने बना के दिया है। ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, और सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ग्राफ में आपके रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, या 2 रेक्टेंगल बन रहा है, या 3 रेक्टेंगल बन रहा है, या 3 ट्राइंगल बन रहा है, या 0 लाइन बन रहा है, किस तरीके का ग्राफ बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसा कि मैं इस ग्राफ में देख सकता हूँ, -2 से के पहले तो वैल्यू 0 है, तो यहाँ के पहले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा। मगर -2 के बाद आपका एक लाइन आ रहा है और इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो y एक्सिस में चेंज हो रहा है -4 के बराबर और x एक्सिस में आपका चेंज हो रहा है 2 के बराबर। 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 के बराबर। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं, इसलिए 0 माइनस ऑफ -2 यहाँ -2 लिखा और -4 -0 यहाँ पे आपका चेंज आपका -4 के बराबर हो रहा है। तो जो हमारा चेंज हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि हमारा चेंज जो है वो स्लोप के बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 के बराबर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे स्लोप तो मालूम चल गया, क्योंकि रैंप है तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट स्टेप आएगा और यूनिट स्टेप की एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो -2 के बराबर हो जाएगी। तो नीचे की तरफ हमारा एक यूनिट स्टेप जाएगा -2 पे और उसकी एम्पलीट्यूड -2 कहाँ तक, जहां तक दूसरा सिग्नल ना आए। अब दूसरा सिग्नल हमारा आ गया t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे भी हमने देखा कि हमारा चेंज इस बार 4 के बराबर हो रहा है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 के बराबर में। तो यहाँ पे स्लोप हमारा पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा तो यूनिट स्टेप ही, मगर इस यूनिट स्टेप की जो एम्पलीट्यूड होगी वो 2 के बराबर होगा। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा। तो 2 तक तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। 2 के बाद हमने देखा कि हमारी एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जा रही है, तो 0 का तो डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, तो इसीलिए 2 पे जाके ये आपका स्टैटिक हो जाएगा। तो हमारा जो कर्व होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरीके से आएगा, यानी 2 रेक्टेंगल बनेंगे जो कि ऑड है। तो आप चाहें तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करें, आप चाहें तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके भी सॉल्व कर सकते थे, रिजल्ट यही आना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने गिवन है, ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। इसे भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब जैसा कि इस सिग्नल में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका t इक्वल टू 0 के पहले कुछ नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 0 पे आपका एक यूनिट स्टेप आ रहा है जिसकी वैल्यू 2 के बराबर है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे आपका एक इम्पल्स आएगा और उसका एरिया 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 पे आपका फिर से सडन चेंज हो रहा है, और इसका कितना का चेंज हो रहा, तो -3 -2, -3 में से 2 घटाओगे यानी -5 का चेंज हो रहा है। तो 1 पे जो इम्पल्स आएगा वो नीचे की तरफ होगा और उसकी एरिया -5 के बराबर होगी। उसके बाद वापस से 2 पे अगर देखो तो कितने का चेंज हो रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 5, सो 5 माइनस ऑफ -3 दैट इज 8 के बराबर। फिर से आपका सडन चेंज है, इसीलिए 2 पे आपका एक इम्पल्स आएगा जिसकी एरिया 8 के बराबर हो जाएगी। वापस से 3 पे जाके आपका चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, और इस बार चेंज आपका -5 के बराबर हो रहा है, तो 3 पे एक और इम्पल्स बनेगा और इस इम्पल्स का जो एरिया होगा वो -5 के बराबर होगा। तो ये आपका इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। चलिए एक आखिरी सवाल डिफरेंशिएशन का कर लेते हैं जो आपके सामने गिवन है। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपका बनेगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम देख सकते हैं फिर से t इक्वल टू 0 के पहले तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 के बाद एक आपका स्लोप सडन इंक्रीज नहीं होके यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यानी रैंप सिग्नल रहेगा। इस रैंप सिग्नल का आपका एम्पलीट्यूड स्लोप कितना है, तो y एक्सिस में चेंज हो रहा है 8 - 0 8 के बराबर, और x एक्सिस में चेंज हो रहा है 2 - 0 2 के बराबर। तो 8/2 स्लोप हो गया हमारा 4 के बराबर। यानी 0 पे हमारा एक यूनिट स्टेप आएगा, यूनिट स्टेप का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4 के बराबर होगा। कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे 2 तक, जहां तक दूसरा सिग्नल न आए। 2 पे जाके फिर से हमारा स्लोप चेंज हो रहा है। इस बार स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, y एक्सिस में चेंज हो रहा है 8 और ये है -4। सो -4 -8 यानी y एक्सिस में चेंज हुआ -12 का। ध्यान दीजिए -4 फाइनल माइनस इनिशियल -8 -12 डिवाइडेड बाई x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो हम 4 पे पहुंच रहे हैं, तो 4 - 2 2 का, यानी हमारा जो स्लोप हो जा रहा है वो -6 के बराबर है। तो यहाँ के बाद हम जाएंगे 2 से लेके 4 के बीच में
हमारा जो वैल्यू आएगा एक यूनिट स्टेप आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो -6 के बराबर होगी। और अगर मैं 4 के बाद बोलूँ तो फिर से हमारा स्लोप चेंज हो जा रहा है और स्लोप हो जा रहा है 0, क्योंकि 0 हो जा रहा है और 0 का इंटीग्रेशन आपका 0 होता है, तो यहाँ 4 के बाद आपका जो डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का, तो वो आपका वहाँ पे 0 रहेगा 4 के बाद। और बाकी लाइंस को डिसकंटिन्यूटी को ज्वाइन कर देते हैं तो आपका जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन निकालना था, चाहे आप मैथमेटिकली निकालो या ग्राफिकली निकालो। अगर ग्राफिकली निकालोगे तो काफी जल्दी निकल सकता है, मगर ध्यान दीजिए सिग्नल सिस्टम में जो भी हम ग्राफिकली निकालते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें हम यूनिट स्टेप और रैंप फंक्शन इन्हीं का डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर मैं टाइम डोमेन के बजाय डिस्क्रीट डोमेन में चला जाऊं तो क्या चेंजेस आएगी। जरा सोचो, ये जो डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है डी ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पे डी टी क्या है? डी टी बताता है स्मॉल चेंज इन टाइम एक्सिस। अब अगर मैं डिस्क्रीट डोमेन की बात कर रहा हूं तो डिस्क्रीट डोमेन में हम जानते हैं हम n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर लेते हैं। तो मिनिमम चेंज क्या हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, 5 के बाद 6 ही ले रहे हैं, 5.1 5.2 वगैरह कुछ तो ले ही नहीं सकते। तो अगर मैं आपका इसे लिखना चाहूं टाइम डोमेन में तो dx ऑफ n डिवाइडेड बाई dn अगर मैं लिखूं तो ये जो dn की वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम 1 हो सकती है, उससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। अब 1 होगी तो क्या मैं dxn को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, x की वैल्यू n पे माइनस x की वैल्यू n-1 पे, यानी फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 रख दिया तो x की वैल्यू 5 माइनस x की वैल्यू 4 और डिनोमिनेटर में आपका 1 है। तो यही होता है अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिस्क्रीट डोमेन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट स्टेप का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका एक, इसको प्रूफ से देख लेते हैं। यूनिट स्टेप का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम डोमेन में वो आपका डेल्टा फंक्शन होता है, और अगर डिस्क्रीट डोमेन में करें तो क्या रिजल्ट आएगा जरा देखते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि du ऑफ n बाई डी एन करें तो un-1 कर देंगे, यानी करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, जस्ट एक वैल्यू पहले, और un-1 को प्लॉट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर मैं un प्लॉट करूं तो un कहां कहां लाई करेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा u ऑफ n। और अगर मैं u ऑफ n-1 प्लॉट करूं तो वो कहां कहां लाई करेगा, n-1 है इसीलिए 1 से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, वो आपका 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन लाई करेगा, 0 पे कुछ भी लाई नहीं करेगा। तो ये हमारा बन जाएगा u ऑफ n-1। अब अगर un में से un-1 घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन तो आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास वैल्यू सिर्फ 0 पे बचेगी, 1 के बराबर, जिसको हम कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा, यानी डिस्क्रीट टाइम में हमारा डेल्टा फंक्शन। तो डिस्क्रीट डोमेन में जब भी हम आपका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको जस्ट एक प्रीवियस वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देना है, दैट इज x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1। अगर आपसे कोई पूछे डिस्क्रीट डोमेन में डिफरेंशिएशन आपको करना है तो सिंपल सा d ऑफ xn बाई dn इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ n-1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इन डिस्क्रीट डोमेन। अब बात करते हैं एक डेल्टा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ तो हम देख रहे थे कि अगर हम पैराबोला को डिफरेंशिएट करें तो रैंप आया, रैंप को डिफरेंशिएट करा तो यूनिट स्टेप आया, यूनिट स्टेप को किया तो डेल्टा आया। मगर अगर मैं डेल्टा को करूं तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, ये जो डेल्टा फंक्शन होता है ये जनरलाइज्ड फंक्शन होता है, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता।
यानी डेल्टा फंक्शन का जो पेरेंट फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक रेक्टेंगल से बनाया था, आप चाहो तो ट्रायंगल से या किसी भी कर्व से उसे बना सकते हो। बस कंडीशन ये फॉलो करना है कि एरिया अंडर द कर्व शुड बी इक्वल टू 1। तो चलिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया मैं एक डेल्टा फंक्शन बनाना चाहता हूं ट्रायंगल से, यूनिट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, तो इसका -1 से +1 इनिशियल विड्थ था, तो विड्थ हो गया 2। हम जानते हैं कि एरिया में मैक्सिमम 1 रख सकता हूं, तो हाफ इंटू बेस है 2, तो हाइट हमारा होना चाहिए 1। हमारी हाइट फर्स्ट केस में आ गई 1 के बराबर। इसके बाद क्या करते हैं, जो विड्थ है उसको हम घटाते हैं। तो मान लिया मैंने विड्थ को घटा के -हाफ से +हाफ कर दिया, विड्थ को मैंने घटाया, तो विड्थ अब हो गया 1। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, तभी तो एरिया 1 होगा। एरिया हमें सेम रखना है, विड्थ हमें घटाते चलना है। मान लो मैंने और छोटा कर दिया, यानी मैंने आपका इसे -1/4 से +1/4 ले लिया, तो हाफ इंटू बेस का विड्थ हो जाएगा इस केस में 1/2, तो हाइट हो जाना चाहिए आपका 4 के बराबर, तब जाके एरिया 1 के बराबर आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं और अगर मैं विड्थ को बिल्कुल डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दूं, तो ये आपका इंफिनिटी पे चला जाता है और एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 होता है। इसे हम कहते हैं डेल्टा फंक्शन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डेल्टा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जरा देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये जनरलाइज फंक्शन है, तो इसका जो पेरेंट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो मान लो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो -1 से +1, इसका स्लोप क्या हो गया, y एक्सिस में चेंज हो रहा है 1 का, x एक्सिस में भी चेंज हो रहा है 1 का, स्लोप है +1 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो 0 आया, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई यूनिट स्टेप, फिर से y एक्सिस में 1 का और यहाँ पे आपका x एक्सिस में चेंज 1 का, यानी यहाँ स्लोप हो रहा है -1 का। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का इसका डिफरेंशिएशन आ गया, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा। एम्पलीट्यूड -1 +1 और आपका विड्थ भी -1 से लेके +1 के बीच। अब जरा दूसरे सिग्नल को, इसका जो पेरेंट सिग्नल को जब मैंने कंप्रेस किया, तो उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कैसा आएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये मेरा 0 एक्सिस है, टाइम टू 0, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, y में चेंज कर रहे हैं 2, x में चेंज हो रहा है हाफ, सो 2 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज द स्लोप इज 4। स्लोप 4 है, तो हमारा यहाँ जो यूनिट स्टेप आएगा उसकी हाइट 4 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे स्लोप -4 के बराबर है, तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगा वो हमारा -4 के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं और छोटा करेंगे, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो रहा है चेक करो, y में चेंज हो गया 4 का और x में चेंज है 1/4 का, सो 4 डिवाइडेड बाई 1/4, सो इट विल बी 16। यानी यहाँ पे हमारा ऊपर चला जाएगा 1/16 और नीचे में आ जाएगा -1/16, कुछ इस तरीके का, +1/16 ऊपर, सॉरी 16 ऊपर में और -16 नीचे में, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो। सिमिलरली अगर मैं इसे छोटा करते चलूं, तो ऊपर भी देखो विड्थ छोटा हो रहा है और हाइट बढ़ रहा है, और नीचे भी विड्थ छोटा हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो हमारे पास डबलेट आएगा, यानी एक इम्पल्स ऊपर और दूसरा इम्पल्स नीचे, एक इम्पल्स ऊपर और दूसरा इम्पल्स नीचे, इसे हम कहते हैं डबलेट, DOUBLET, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा t के ऊपर में डॉट से। यानी डेल्टा फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम कहते हैं डबलेट फंक्शन। अब डबलेट फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्या, यूनिट डेल्टा के की जो एम्पलीट्यूड होती, की जो एरिया होती है वो 1 के बराबर होता है, मगर डबलेट का जो एरिया होता है
वो 0 के बराबर होता है। क्यों, जरा चेक करो, जो एरिया पॉजिटिव में होगा वही एरिया निगेटिव में होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो डबलेट फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो खासकर ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डबलेट फंक्शन हम डेल्टा के डिफरेंशिएशन को कहते हैं और इसका एरिया जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो यहां से लेकर अभी तक हमने डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल देखा, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन देखा और डेल्टा फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देख लिया। अब चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन का कहने का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो किसी भी कर्व के अंदर हम एरिया लेते हैं तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करें, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो उसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में 2t² dt को इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे? बताओ रिजल्ट आपका क्या आएगा? अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो 2 टाइम्स t³ डिवाइडेड बाई 3 और t³ की जगह मैं रख दूंगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 2, यानी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कुछ आएगा 2/3 और t³ की जगह लिख दिया मैंने 2 का क्यूब माइनस में माइनस इंफिनिटी का क्यूब। क्या रिजल्ट में हमारा t है? क्या रिजल्ट हमारा टाइम का फंक्शन है? जी नहीं, रिजल्ट हमारा टाइम का फंक्शन नहीं है। यानी ये जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, जो t है, dt है, वो आपका इंटीग्रेशन के बाद लॉस हो जाता है। वो वेरिएबल इंटीग्रेशन के रिजल्ट में लाई नहीं करता। यहीं पे मान लो मैं कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 2τ² dτ। तो क्या मेरे रिजल्ट में अभी t रहेगा? तो जरा देखो, इंटीग्रेशन तो कुछ इसी तरीके से रहेगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 2/3, अपर लिमिट हो गया t³ माइनस में नीचे में आपका इंफिनिटी का क्यूब। यानी जी हाँ, अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आपका t का फंक्शन आएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक सिग्नल को मैं किसी एक मैथमेटिकल इक्वेशन यानी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो रिजल्ट भी तो फंक्शन ही आना चाहिए ना, रिजल्ट कांस्टेंट थोड़ा ही आएगा। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट न करके टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि वो तो फाइनली रिजल्ट में आपका खत्म हो जाएगा और जो t रखूंगा उसे मैं आपका अपर लिमिट पे रखूंगा। माइनस इंफिनिटी से t तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि t कोई एक नंबर एक्सिस पे हमारा पॉइंट है और हम एरिया निकाल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर t तक। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो जो भी डाउट्स आपके मन में आए होंगे इन स्टेटमेंट्स के चलते वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा y ऑफ t, क्योंकि हम फंक्शन ऑफ t लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस t x टाउ डी टाउ। इसके इंटीग्रेशन में ये डी टाउ टाउ वाला टर्म नहीं रहेगा, मगर क्योंकि अपर लिमिट में t है इसीलिए t रहेगा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब मान लीजिए आपके सामने ये सिग्नल गिवन है और इसे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन होगा रैम्प, रैम्प का इंटीग्रेशन होगा पैराबोला और डेल्टा का इंटीग्रेशन होता है यूनिट स्टेप। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके एक तो मैं ग्राफिकली सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरा मैं मैथमेटिकली भी इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो जैसा डिफरेंशिएशन में किया था, पहले क्वेश्चन को मैथमेटिकली और बाकी क्वेश्चन को ग्राफिकली, वैसा ही यहाँ भी करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा जरा देखो। मैथमेटिकली ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा, सबसे पहले 0 पे आपका एक यूनिट स्टेप आ रहा है 4 एम्पलीट्यूड का, सो 4 टाइम्स u ऑफ t। उसके बाद 2 पे डिक्रीज हो रहा है सडन चेंज, तो -4 टाइम्स u ऑफ t माइनस 2। अब इसे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ
तो जानते हैं यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन आपका रैंप होता है, ये हो जाएगा 4t माइनस में 4 टाइम्स 4 ऑफ आर ऑफ टी, सॉरी 4 टाइम्स आर ऑफ टी माइनस 4 ऑफ आर ऑफ टी माइनस 2 के बराबर। अब अगर इसे मैं प्लॉट करूं तो 4 टाइम्स आर ऑफ टी आपका 0 से स्टार्ट होगा और इसका स्लोप 4 के बराबर होगा। कहाँ तक जाएंगे तो 2 तक जाएंगे, क्योंकि 2 पे जाके चेंज हो जा रहा है। और 2 पे जाके कैसे चेंज हो रहा है तो -4 स्लोप, तो 4 में से 4 का स्लोप घट गया तो आपका 0 स्लोप एक कांस्टेंट आ जाएगा। कुछ इस तरीके का हमारा स्लोप 0 के साथ रिजल्ट बनेगा। और एम्पलीट्यूड आपका कितना रहेगा, 4 2 जा 8 के बराबर रहेगा, क्योंकि 4 टाइम्स आती जा रही है। तो ये हो गया हमारा आपका मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। अब जरा इसे मैं ग्राफिकली इंटीग्रेट करके बताता हूं। अगर ग्राफिकली इंटीग्रेट करूं तो मैं -इंफिनिटी से t में x टाउ डी टाउ को इंटीग्रेट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मेरी टाउ की t की वैल्यू, ये जो t की वैल्यू है 0 से पहले कुछ है, तो क्या कर रहे हैं -इंफिनिटी से 0 तक में, यहाँ तक तो हमारी रिजल्ट 0 ही आ रही है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मान लिया कि हमारा t जो है वो कुछ यहाँ पे कहीं बीच में लाई कर रहा है, कुछ यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन होगा -इंफिनिटी टू t, तो उसे दो पार्ट में बांट देंगे। एक तो -इंफिनिटी से 0 ऑफ डी टाउ प्लस में 0 टू t, और यहाँ पे वैल्यू 4 है तो 4 टाइम्स डी टाउ। अब 4 टाइम्स डी टाउ, ये इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 4 टाइम्स डी टाउ में 4 बाहर आ गया और ये हो जाएगा t के बराबर, t माइनस 0 t के बराबर। यानी अगर मैं देखूं तो अगर ये t हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है 0 से लेके 2 के रेंज में कहीं भी, तो हमारा इंटीग्रेशन 4t आ रहा है। तो 4t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 पे 0 और t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पे हमारी वैल्यू पहुंच गई 8 के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक 4t यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें जोड़ देना है। अब मान लो मैं t को एक्सपेंड कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं वो कुछ यहाँ लाई कर रहा है, 3 के बाद 3 पे लाई कर रहा है या 3 के आगे यानी 2 के बाद लाई कर रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हमारा इंटीग्रेशन अभी भी -इंफिनिटी से t तक ही जाएगा, तो इसे मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, -इंफिनिटी से 0 ऑफ डी टाउ प्लस 0 टू 2, क्योंकि 0 टू 2 में आपका फंक्शन की वैल्यू 4 है, 4 ऑफ डी टाउ प्लस 2 टू इंफिनिटी फिर से 0 ऑफ डी टाउ। इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, मगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 2 8 के बराबर। यानी 2 के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो 8 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों कर्व जो रिजल्ट में आया वो हमारा सेम आया। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है, मगर अगर इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करूं तो ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है। और क्या कर सकते हैं, देखो एक बात तो पक्का है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंदर जो एरिया होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जरा देख लो एरिया कितना आ रहा है, -इंफिनिटी 0 से पहले एरिया 0 है, 0 के बाद अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया देखूं तो लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ रहा है। तो इसीलिए 2 पे जाके मैं 8 तक पहुंच गया, और हम जानते हैं यूनिट स्टेप है तो इसका इंटीग्रेशन रैंप होगा। और आगे आपका एरिया 8 कंटिन्यू हो जा रहा है, क्योंकि हम 3 तक जा रहे हैं, यानी -इंफिनिटी से 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसीलिए एरिया 8 का 8 कंटिन्यू हो जा रहा है। तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, काफी आसानी से यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है और इसे ट्राई करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फाइनल वैल्यू 3 पे कितने के बराबर है, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 3 पे कितने के बराबर है।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं जल्दी से एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसे सॉल्व करने वाला हूँ। आप चाहो तो मैथमेटिकल जाओ या इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के फॉर्मूला से भी सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो, जीरो के पहले तो हमारा एरिया जीरो आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 के बीच में आपका एक यूनिट स्टेप है, यानी हमारा एक रैंप बनेगा। एरिया 2 इंटू 1 2 के बराबर, यानी 1 पे जाके हमारा वैल्यू 2 के बराबर आएगा और यहाँ से यहाँ मैंने एक रैंप जोड़ दिया। अब देखो, अब 1 से 2 के बीच में, यानी अब मैं 2 तक आना चाहता हूँ, तो हमारी एरिया कितनी हो गई? अभी हमारी एरिया दिस एरिया प्लस दिस दोनों के सम के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे सम हो रहा है -3 इंटू 1, -3 के बराबर, और यहाँ पे सम हो रहा है 2 के बराबर। सो -3 प्लस 2 -1 के बराबर। यानी जब मैं 2 पे पहुंचूंगा तो मेरी वैल्यू आपकी -1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया -3 इंटू 1 -3 के बराबर हो गई, यहाँ 2 इंटू 1 2 के बराबर हो गई, और पहले तो 0 है और 2 प्लस 3 -1 होता है। तो और ये क्योंकि फिर से यूनिट स्टेप है, तो यहाँ पे हम आपका एक रैंप बनाएंगे -1 तक के लिए। इसके बाद वापस अगर अब मैं 3 तक जाने की कोशिश करूं तो फिर से इसका एरिया मैं निकालूंगा। तो इस पोर्शन का एरिया क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे एरिया 5 और ऐड हो जाएगा। पहले से एरिया -1 आ रहा था, -1 में +5 करोगे, रिजल्ट हो जाएगा 4 के बराबर। यानी 3 पे जाऊंगा तो मेरी वैल्यू 4 पे आ जानी चाहिए। तो 3 पे मैं जाऊंगा, मेरी वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और उसके बाद 4 पे जाऊंगा तो क्या होगा? आगे कुछ चेंज तो हो नहीं रहा, यानी हमारा एरिया कांस्टेंट हो जाएगा 4 के बराबर। तो ये हमारा आपका कर्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन जो होता है, बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आईएएस और पीएसयू में, उसमें आपको स्ट्रेट लाइंस के ही यानी रेक्टेंगल्स के ही इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं। चलिए, सिग्नल के केस में, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्नल एंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मेरे को बताना है इसके अंदर का एरिया क्या आएगा। और सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? -∞ टू t में x ऑफ t dt। अब इसे मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक वैल्यू है t लेस देन 0 और एक वैल्यू है t ग्रेटर देन 0। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? -∞ से 0 में e टाइम्स 3 ऑफ t dt प्लस में 0 टू t में e टाइम्स -2t ऑफ dt। अगर, अब ये डिपेंड करेगा t के वैल्यू के बेसिस पे कि आपकी t की वैल्यू कहां तक लाई कर रही है। अगर मान लो t की वैल्यू -4 दे दिया, अगर t की वैल्यू -4 दे दिया तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप सिर्फ फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, -∞ टू -4 में e⁻3t। अगर t की वैल्यू +4 दे दिया तो फर्स्ट वाले को भी सॉल्व करोगे और सेकंड वाले को भी सॉल्व करोगे, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका समेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो इसको मैं प्लॉट कर लेता हूं। इसका प्लॉट किस तरीके से आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्लॉट करना हमने सीखा है।
तो e⁻³ माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 में इंक्रीजिंग आएगा कुछ इस तरीके का, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आती है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है। सिमिलरली e⁻²t डिक्रीजिंग होगा और ये कुछ इस तरीके का होगा। तो मान लिया कि अभी हमारा t कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो मेरा जो एरिया होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आएगा, यानी फर्स्ट वाले पार्ट का कंप्लीट एरिया प्लस सेकंड वाले पार्ट का एरिया 0 से लेके t तक। वही तो मैंने यहाँ लिखा है, फर्स्ट वाले पार्ट का कंप्लीट एरिया माइनस इन्फिनिटी से 0 और सेकंड वाले पार्ट का एरिया 0 से लेकर t तक। तो जो एरिया की वैल्यू आएगी वो आपकी डिपेंड करेगी अब t के वैल्यू पे कि t ग्रेटर देन 0 गिवन है क्वेश्चन में या t लेस देन 0 गिवन है। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। e⁻³ का इंटीग्रेशन होता है e⁻³ ही डिवाइडेड बाई 3, लिमिट पुट करेंगे हम 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस e⁻²t का भी आपका e⁻²t ही होगा डिवाइडेड बाई -2, लिमिट पुट करेंगे हम 0 से 2। तो ये पार्ट जो है अगर ऊपर में पुट करें तो एक तो 0 हो गया, एनीथिंग फॉर 0 इज 1, माइनस में माइनस इन्फिनिटी e⁻∞ 0 होता है डिवाइडेड बाई 3 प्लस में e⁻²t ही रखना है हमें, माइनस में e⁻0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2, यानी आपकी वैल्यू जो आएगी वो होगी 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस e⁻²t डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, तो 1/3 1/2 2 प्लस 3 5/6 माइनस e⁻²t डिवाइडेड बाई t के बराबर। ये आपका तब आएगा रिजल्ट अगर हमारा t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर हमारी t की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको सिंपली इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पे लिमिट आपका चेंज हो जाएगा, 0 के बजाय t लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन लेना था। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे ये सारे आपके पीरियोडिक नहीं थे, सारे एपीरियोडिक सिग्नल थे, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ पीरियोडिक सिग्नल्स के भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और आगे इनका हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने एक पीरियोडिक सिग्नल दिया है, एक पीरियोडिक पल्स दिया है, रेक्टेंगुलर पल्स जो -2 से 2 में आपका पीरियोडिक हो रहा है और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो जैसे ही मैं आया तो मुझे इस पॉइंट पे आपका एक यूनिट स्टेप दिखा और यूनिट स्टेप की एम्पलीट्यूड कितनी है 2 - 2 दैट इज 4 के बराबर। यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास एक वैल्यू आएगा और डायरेक्टली 4 पे एक इम्पल्स आएगा जिसकी एरिया 4 होगी। उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस से नीचे आया, यानी वापस से सेम वैल्यू -4 का इम्पल्स, फिर यहाँ पहुंचने के बाद ऊपर गया, यानी वापस से 4 का इम्पल्स, वापस से -4, वापस से +4 और वापस से -4 बार बार होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? क्या मैं यहां से यह कंक्लूड कर सकता हूं कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और अगर मैं इस पीरियोडिक सिग्नल को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो हमारा जो रिजल्ट आया वो भी पीरियोडिक है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक पीरियोडिक सिग्नल को डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट हमारा पीरियोडिक आया। मान लो मैं इस सिग्नल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी वो -2 से +2 था, अभी मैंने उसे 0 से 2 कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे एक्सट्रीम एंड से। तो एक्सट्रीम एंड पे हम देखें कि जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ एक यूनिट स्टेप आ रहा है विथ एम्पलीट्यूड 2, तो यहाँ पे हमारा एक यूनिट इम्पल्स आएगा विथ एन एरिया 2। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे -2, फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो फिर से +2 -2 +2 -2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा अल्टरनेट आते जाएगा।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ऊपर वाला भी पीरियोडिक था और नीचे वाला भी पीरियोडिक था। तो एक बात ध्यान में रख लो, नोट डाउन कर लो, क्या कि अगर आपका जो इनपुट है वो पीरियोडिक है, तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी आपका पीरियोडिक सिग्नल ही आता है। पीरियोडिक सिग्नल का डिफरेंशिएशन हमेशा पीरियोडिक होता है। अब जरा बात करते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, अब जरा बात करते हैं इंटीग्रेशन की। पीरियोडिक सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब आपका यह होता है कि उस कर्व के अंदर -∞ से लेके अभी तक जो भी एरिया है उसको हमें एक्यूमुलेट कर देना है, एक जगह कर देना है और वो वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए जरा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं, तो मान लिया कि ये बिल्कुल -∞ वाला पॉइंट है और हम यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया क्या होगा, एरिया हम हमेशा टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो एरिया को हम लिखते चलते हैं। रैंप आएगा हमारा, वो बात तो पक्का है, मगर कहाँ तक जाएंगे, तो एरिया मान लो इसकी वैल्यू 1 है, हर एक की वैल्यू 1 है, एक इंटरवल की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 1 1 के बराबर है। तो 2 इज द हाइट एंड 1 इज द विड्थ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हमारा एक सिग्नल आएगा जिसका एरिया 2 × 1 2 के बराबर हो जाएगा। अब वापस अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो टाइम एक्सिस के साथ में फिर से एक एरिया बन रहा है, मगर इस एरिया की वैल्यू -2 × 1 -2 के बराबर हो रही है। यानी यहाँ पे हमारा एरिया क्या हो जाएगा, पहले से 2 आ रहा था उसमें -2 ऐड कर दिया तो 2 - 2 0 के बराबर। उसके बाद वापस हम यहाँ जाएंगे तो वापस +2 ऐड हो गया तो वापस हम 2 पे गए। फिर वापस हम यहाँ आएंगे तो वापस आपका सब्सट्रैक्ट हो गया तो वापस हम आपका 0 पे आएंगे। तो आप देखते चलोगे तो हम अल्टरनेट +2 और 0 +2 और 0 कुछ इस तरीके से होता जाएगा। यानी हमारा जो रेक्टेंगुलर पोल्स था या स्क्वायर पोल्स था उसका जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो ट्रायंगुलर आ रहा है और वो भी आपका पीरियोडिक है। ये भी पीरियोडिक था और ये भी इस केस में आपका पीरियोडिक ही आया है इंटीग्रेशन करने के बाद। अब मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता हूँ। अगर मैं फिर से जैसा पिछली बार में किया था t = 0 पे लेके चला जाता हूँ, यानी ऊपर करता हूँ 0 से 2 में सिर्फ रखता हूँ पीरियोडिसिटी, तो क्या होगा एरिया जरा चेक करते हैं। मान लिया ये हमारा टाइम एक्सिस है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैंने देखा चेंज हुआ तो चेंज आपका यूनिट स्टेप पे चलते हो रहा है और एरिया कितना आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ हमने 1 मान रखी है तो 2 × 1 2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एक रैंप चलेगा और वो 2 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एरिया क्या हो गया 0, तो 2 में से 0 घटाओगे, घटाना तो है ही नहीं क्योंकि 0 है तो 2 + 0 = 2 ही रहेगा। यानी इस रीजन में हमारा एरिया 2 पे फिक्स हो जाएगा। इसके बाद वापस हम देख रहे हैं तो वापस हमारे पास +2 आ रहा है, यानी वापस यहाँ से 2 आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 4 पे। फिर यहाँ पे 0 हो गया तो फिर यहाँ पे हम 0 पे आएंगे। फिर वापस देख रहे हैं तो फिर से वापस 2 बढ़ जा रहा है एरिया, तो वापस हम यहाँ से पहुंच जाएंगे 4 से 6 पे और फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे 8 पे और फिर कांस्टेंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। यानी एरिया जो कर्व के अंदर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। क्या ये पीरियोडिक है? जी नहीं, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, मगर ये सिग्नल तो पीरियोडिक था। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से हमने देखा तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ए पीरियोडिक सिग्नल मिला, जबकि पिछले केस में हमारा पीरियोडिक सिग्नल हुआ। जरा सोचो, क्या इन दोनों सिग्नल में कुछ आप रिलेट कर सकते हो? तो एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप देखो तो ये जो सिग्नल है इस सिग्नल की अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू आपकी 0 के बराबर आ रही है,
जो पॉजिटिव में एरिया है वो नेगेटिव में एरिया है, तभी तो कैंसिल हो जा रहा था। मगर इस सिग्नल की कुछ एक एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू हमने निकालना सीखा है। इस सिग्नल की कुछ एक एवरेज वैल्यू आएगी जो कि नॉन जीरो है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल विल बी पीरियोडिक। एक पीरियोडिक सिग्नल का इंटीग्रेशन पीरियोडिक होगा अगर इनपुट सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू थी वो जीरो के बराबर थी, और इट विल बी aperiodic not periodic when average value of input signal is not equal to zero। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है पीरियोडिक सिग्नल के इंटीग्रेशन के लेके। ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा रिजल्ट आपका पीरियोडिक आएगा। डिफरेंशिएशन के केस में हमेशा पीरियोडिक आएगा, मगर इंटीग्रेशन के केस में वो डिपेंड करेगा कि इनपुट जो पीरियोडिक सिग्नल है उसकी एवरेज वैल्यू जीरो है या नहीं। अगर इनपुट पीरियोडिक सिग्नल की एवरेज वैल्यू जीरो है तो आपका रिजल्ट पीरियोडिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हो गए कुछ कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, जो आपके आने वाले क्लासेस में काफी यूज होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स कंप्लीट होता है। एक टॉपिक बच रहा है कन्वोल्यूशन, जो हम एलटीआई सिस्टम के बाद पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। उसके पहले हम सिस्टम को क्लासिफाई करना सीखेंगे, और वो गेट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिर्फ सिस्टम को क्लासिफाई करने में आज तक। तो अगले लेक्चर में सिस्टम को अलग अलग तरीके से, टोटल 6 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वो क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा गेट के हिसाब से, क्योंकि 17 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पिछले 32 ईयर्स में पूछा गया है। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले दिन। तब तक के लिए